हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम है और आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, जो भी चीज़ें एनालिसिस कराई जाती हैं उसको कर रहे होंगे। आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट्स हैं और हम लोग, जैसा कि आपको पता है, कि डेली द हिंदू एडिटोरियल न्यूज एनालिसिस का पार्ट देखते हैं। तो आज जो द हिंदू का एडिटोरियल है, हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। जैसे द हिंदू में क्या है कि पिछले कुछ दिनों से चाइना जो इमरजेंस पावर के रूप में उभर रहा है, उसके ऊपर वो आर्टिकल निकाल रहा है और उसमें इंडिया का दृष्टिकोण कहाँ ठहरता है, इंडिया की स्टैंड क्या है, इंडिया की प्रेजेंटेशंस क्या है, उसको लेकर के बातें निकल करके आ रही हैं। हो क्या रहा है कि वर्ल्ड आर्डर में एक बदलाव आ रहा है। तो ये सारा जो आर्टिकल है, बिग आर्टिकल, द प्रॉब्लम विथ इंडियाज मल्टी एलिजमेंट स्टैंड, यानी कि इंडिया का जो बहुरेखीय एलिजमेंट है, बहुरेखीय दृष्टिकोण है, बहुरेखीय जो वक्तव्य है, संगठन है, वो खुद ब खुद समस्या से ग्रस्त है। उसमें एक तरीके का विरोधाभास है और इंडिया अभी क्लियर नहीं कर पा रहा है। इसमें सारी की सारी बातें जो हैं वही हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जो है, भारत नहीं, चाइना इस समय बहुत ही बेहतरीन ढंग से विश्व आर्डर को लेकर के चल रहा है। बेहतरीन ढंग से कहने का मतलब ये है कि चाइना अपने दृष्टिकोण में, उसको ऐसा लगता है कि हम ग्लोबल पावर की फीलिंग कर सकते हैं, हम ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहे हैं। और इसके पहले जो अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, वह ग्लोबल पुलिसिंग, ग्लोबल आर्डर, ग्लोबल को लेकर के चलता था। और अफ़गानिस्तान में जब से उसकी हार हुई या उसको अपमान सहना पड़ा अफ़गानिस्तान में लेकर के, तालिबान की पुनः वापसी हो गई। विश्व के ऐसे जो तमाम कंट्रोवर्सियस टॉपिक हैं, मूड हैं, वहाँ पर अमेरिका धीरे से निकल ले रहा है। अमेरिका केवल अपना देख रहा है। तो वो जो ग्लोबल आर्डर की कमी थी, ग्लोबल अरेंजमेंट की कमी थी, अब वो चाइना ले रहा है। और जहाँ जहाँ अमेरिका स्पेस छोड़ रहा है, वहाँ वहाँ चाइना स्टैंड ले रहा है। तो कल भी, परसों भी, आज 5-6 दिन से लगातार चाइना के ऊपर आर्टिकल आ रहे हैं और बातें वहीं निकल कर के आती हैं। चाइना का स्टैंड, चाइना का ग्लोबल पावर, चाइना एक ग्लोबल पावर के रूप में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चाइना जो मीडिएशन करता है, मध्यस्थता करता है, क्योंकि चाइना ने अभी संयुक्त अरब और वो जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, संयुक्त अरब और ईरान के बीच लेकर के मध्यस्थता को एक टेबल पर लेकर के आया। तो इस हिसाब से उसको जो है बहुत दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। और वहीं इंडिया की स्थिति, इंडिया क्या काम कर रहा है कि इंडिया हर जगह अपना सॉफ्ट पावर यूज करता है, कहीं खुल करके विरोध नहीं कर पाता, कहीं खुल करके बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो स्टैंड है, इंडिया का जो कनेक्ट है, वो किसी न किसी रूप में डिपेंडेंट है हर कंट्री से। तो इंडिया का अपना अलग व्यू है और दोनों के दो, किसी भी कंट्री के हर व्यूज़ एलाइज नहीं हो सकते, एक समान नहीं हो सकते। तो चाइना ने क्या किया कि जो अभी यूक्रेन की क्राइसिस हुई है हाल ही में, अभी पिछले 1 वर्षों से चल रही है यूक्रेन की क्राइसिस और 1.5 साल लगभग हो गए, अभी उसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं आया है और अभी उस पर कोई क्लियरिफिकेशंस भी नहीं आया है और अभी वो कंटिन्यू है। तो चाइना का जो दृष्टिकोण है, चाइना ने जो अपना ध्यान खींचा है यूक्रेन के मुद्दों पर मध्यस्थता करके, उसको रीसॉल्व करने के लिए, उसको जो है एक तरीके से युद्ध का निपटारा करने के लिए, वो इंडिया का जो दृष्टिकोण था इस संघर्ष पर, इंडिया के दृष्टिकोण को आकर्षित किया है। आकर्षण करने का मतलब स्पॉटलाइट खींचा है कि एक तरीके से पहले इंडिया क्या काम करता था, इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर लेके चल रहा था और बीच में चाइना का कूदना, पिछले कुछ दिनों से चाइना का मुद्दे पर आना जो है, इंडिया का जो अप्रोच है, इंडिया का जो दृष्टिकोण है, वो कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए, रीसोल्यूशंस के लिए, उस पर इंडिया का दृष्टिकोण वो खींच रहा है, अटेंशन कर रहा है। और चाइना ने आरोप क्या लगाया है कि जो ये यूक्रेन में युद्ध हो रहा है वो किन वजहों से हो रहा है, कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है, वो पूर्वोत्तर सीमा में अपना विस्तार कर रहा है और
इस जो यह युद्ध है उसको भड़काने में मदद कर रहा है, उसको उकसा रहा है पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपना विस्तार करके, यानी कि कुल मिलाकर के रसिया के इर्द गिर्द या रसिया की सीमा पर या रसिया के आसपास जो है वो विस्तार अपना नाटो कर रहा है, तो वो युद्ध के लिए भड़का रहा है। और दूसरा, अमेरिका बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। इसका मतलब कि अमेरिका जो है सीज फायर में बहुत बड़ा बाधा का कार्य कर रहा है। और तीसरा कि जो यूक्रेन को कंट्री सपोर्ट करते हैं पश्चिमी जो यूरोप में, उनके बीच जो असमानता है उसको लेकर के। और चौथा, आगे वो कहता है कि बीजिंग मास्को का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से आगे उभर रहा है, आगे वो लेकर के चल रहा है। तो इन सब को आरोप लगाते हुए और अपनी और बीजिंग को लेकर के आगे बात बढ़ाते हुए, मास्को और बीजिंग की बात को लेकर के चलते हुए, चाइना जो है मध्यस्थता कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। और उसने ये चाइना जो है पॉजिटिव तरीके से, ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह, इंडिया क्या काम कर रहा है कि इंडिया सॉफ्ट यूज कर रहा है और चाइना जो है बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपोज कर रहा है अमेरिका का, नाटो का और तमाम उन शक्तियों का जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। उन तमाम ऐसे अलायंस का चाइना जो है बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस तरीके से अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। और इस पर अमेरिका का तो विरोध कर ही रहा है। तो ये जो विरोध करने की चाइना की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो रसिया से कहीं न कहीं मेच खाती है और रसिया को वो सीधे सीधे बचा रहा है। अब ये जो है इंडिया के लिए, इसमें जो इंडिया का जो दृष्टिकोण है, इंडिया को इस युद्ध में मध्यस्थ करने की या इस युद्ध को, इस संघर्ष को कम करने की इसमें जो इंडिया की भूमिका है, अभी इंडिया उस पर कोई स्टैंड नहीं लिया है कि कैसे इसको, इस कॉन्फ्लिक्ट में हम जो भूमिका है हमारी वो किस स्तर पर होनी चाहिए, कैसे नहीं है। ऐसे दृष्टिकोण में चाइना की तरह जो हार्ड तरीका चाइना ने अपनाया है उसकी तरह अभी इंडिया ने नहीं लिया है, कोई रूल इस तरीके का नहीं अपनाया है। और इंडिया जो है, चाइना का तो कन्फर्म है कि चाइना जो है हार्डली तरीके से यूज कर रहा है और जहाँ जहाँ अमेरिका अपना स्पेस खाली करता है वहाँ चाइना तुरंत आ जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है मिलिट्री के दृष्टिकोण से, मिलिट्री व्यू में, इकोनॉमिकल व्यू में बहुत बहुत स्ट्रांग है। और सेकंड, वो जो इकोनॉमी पावर होती है वो चाइना के पास है। और थर्ड, जो मिलिट्री पावर होती है वो चाइना के पास है पूरे वर्ल्ड की। तो चाइना इस कमी को फुलफ़िल कर रहा है। वो जहाँ भी खड़ा होता है, दो ही तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का, या तो आप मिलिट्री रूल अपनाओ और दूसरा या तो आप इकोनॉमिक दृष्टिकोण से अपनाओ। और ये दोनों चाइना के पास बखूबी है। और ये दोनों ताकतें जिसके पास रहती हैं वही जो है सुपीरियर होता है, वही उसी की बात मानी जाती है। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया जो है, इंडिया ना तो इकोनॉमिक रूप से उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चाइना के कंपैरिजन में, और ना ही मिलिट्री के दृष्टिकोण से उतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है चाइना के कंपैरिजन में। तो इंडिया के पास बचती है एक पावर, सॉफ्ट पावर लेकर के। और सॉफ्ट पावर जो है उससे बात थोड़ी बनती है। अब कहीं दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और दो के दोनों उत्तेजित हैं एक दूसरे को मारने काटने के लिए, वो कह रहा है हम नहीं पीछे हटेंगे, वो कह रहा है हम नहीं पीछे हटेंगे, तो आप इसमें सॉफ्ट पावर का जो यूज कर रहे हो ये एक तरीके से छलावा है। राइटर यही कहना चाहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा का पूरा जो राइटर का जो व्यू है वो यही है कि सॉफ्ट पावर की अपील जो है इंडिया की तरफ से, सॉफ्ट पावर जो होता है उसकी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका सिंबल इंडिया लगातार यूज कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो प्रोजेक्ट्स है इंडिया को फॉरेन पॉलिसी में लेकर के, कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत क्या है, लोकतंत्र की माता है और यह एक नैतिक ताकत के रूप में इन्फोर्स करता है ग्लोबल पीस के लिए। भाई, एक तरफ अमेरिका ने जब तक ग्लोबल पीस का कार्य करता था, अमेरिका फोर्सली करता था। रसिया जो ग्लोबल पीस में कभी योगदान नहीं दिया, वो काउंटर पार्ट के रूप में कार्य किया अमेरिका के। तीसरा, चाइना वही ग्लोबल पीस लेकर के आ रहा है, इकोनॉमी, फोर्सली, मिलिट्री, सब दृष्टिकोण से।
इंडिया जो है, जो दो बेहद स्ट्रांग होते हैं उसको छोड़ करके तीसरा लेकर के आ रहा है ग्लोबल पीस नैतिक शक्ति के आधार पे। तो नैतिक शक्ति कहाँ तक ठहरती है, आगे इसकी व्याख्या की गई है। इसके विपरीत जो चाइना का सी जिनपिंग है, इस महीने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो पहली बार निकल करके जो है सामने आए कि रसियन हस्तक्षेप को लेकर के, अभी तक तो नहीं लेकर के आए थे, लेकिन रसियन हस्तक्षेप जब से यूक्रेन में हुआ है तब से अभी पिछले महीने सी जिनपिंग के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया, या सी जिनपिंग जो है उसके विरोध में लेकर के आए, बहुत तेज़ी से उतरे। और मोदी ने क्या बोला ज़ेलेंस्की को, कई बार अक्टूबर में, दिसंबर में फ़ोन पर भी बात हुई मोदी से कि भारत जो है उसके दुख में सॉलिडेरिटी है, यानी कि एकजुट है, इस युद्ध का विरोध करता है, शांति अपनाता है और शांति के साथ उसकी मध्यस्थता करता है, शांति की अपील करता है। पुतिन से भी मोदी ने कहा कि यह जो युग है यह युद्ध का युग नहीं है, और मॉस्को को ये ध्यान में रखना चाहिए। मॉस्को जो है अपनी ये टिप्पणी जो है मॉस्को के ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे रिप्रीमेंड की गई हो, कि एक तरीके से दिखावा धमकी के रूप में की गई हो कि युद्ध एक जो है आज का युग युद्ध के रूप में नहीं है। तो इंडिया जो है पब्लिसी रूप में जब ये बोलता है कि शांति लाओ, नैतिक शक्ति का यूज करो, इसको ज़ेलेंस्की को लेकर के, यूएस को लेकर के सबको क्लियरिफाई कर चुका है, कह चुका है। लेकिन जो मजबूती से विरोध करना होता है अभी तक वो उसका क्लियरिफाई नहीं किया। और इंडिया के इस वक्तव्य को जो बोले हैं कि टुडे एरा इज़ नॉट ऑफ वार मिस्टर पुतिन से, कि इसको जो है यूएस सेक्रेटरी, ये लोग जो है बहुत ही इसको सिग्निफिकेंट देते हैं, मतलब महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है लगातार यूक्रेन में इंगेजमेंट हो रहा है, इंडिया का लगातार इंगेज रहा है यूक्रेन के साथ। भले ही यूक्रेन एक समय में इंडिया का विरोध कर रहा हो, लेकिन शांति की अपील लगातार इंडिया कर रहा है। और ये जो अलायंस है उसके साथ भी इंडिया यही कर रहा है। तो ये जो इंडिया का वक्तव्य है इसको यूएस इस तरीके से देख रहा है कि जैसे जियो पॉलिटिकल जो भू राजनीतिक दृश्य होता है इंडो पैसिफिक एरिया में लेकर के, और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों जो है आपस में कहीं न कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि इंडिया का इस तरीके से बोलना यूएस अपने दृष्टिकोण में देख रहा है कि जो इंडो पैसिफिक एरिया है वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चाइना के द्वारा हो रहे हैं, वहाँ पर हम इंडिया की कैसे हेल्प ले सकते हैं, या इंडिया और हमारे बीच जो कंजक्शंस होंगे वो कैसे निकलेंगे। तो इसको इस तरीके से देखा जा रहा है। कहीं न कहीं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इस तरीके से बयान देना, या यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएटर बन करके बोलना, या उसमें भाग लेना, इंडो पैसिफिक से कनेक्ट किया जा रहा है। अब ये क्या करते हैं कि ज़ेलेंस्की और इंडिया के जो रेगुलेटर अथॉरिटी है वहाँ पर बहुत बार ये सब किया जा चुका है। बहुत बार जो है उसके बीच इंटरेक्शन से कई बार किया गया, और अभी भी किया जा रहा है। और ज़ेलेंस्की के द्वारा जो कहा गया है कि इंडिया अपना ग्लोबल ऑर्डर लेकर के जो उभरा है, ग्लोबल ऑर्डर के रूप में लेकर के इसकी जो स्थिति है, एक अद्वितीय स्थिति है, इसकी पहचान ग्लोबल ऑर्डर के रूप में की जा रही है, ये ठीक है। ज़ेलेंस्की के द्वारा ये किया जा रहा है कि शांति कराए इंडिया एक ग्लोबल पावर के रूप में। तमाम ऐसी बातें आप लोग सुनते होंगे, तमाम ऐसी बातें ज़ेलेंस्की के द्वारा और अन्य देशों के द्वारा निकल कर के आती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इंडिया का आयात है, इंडिया जो है उसका रसिया से तेल आयात करता है और फिर वही तेल एक्सपोर्ट करता है रिफाइंड के रूप में यूरोपियन मार्केट को। तो इसकी आलोचना की जाती है पश्चिमी देशों के द्वारा, लेकिन इसकी आलोचना के बावजूद जो है इंडिया ऐसा वर्क कर रहा है, उसमें जो है इंटरेक्शंस कर रहा है। और फिर जो यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने वाइडली आकर के पब्लिकी रूप से कॉन्फ्रेंस किया कि इंडिया जो है विश्वगुरु बनना चाहता है, और यह विश्वगुरु है एक बड़ा मीडिएटर के रूप में, ग्लोबल टीचर के रूप में आकर के जो मीडिएटर है वो बन सकता है, केस को सॉल्व करा सकता है, मध्यस्थता करके वहाँ पर अपनी जो उपस्थिति है उसको प्रेजेंस करा के
इस जो लंबा विवाद चल रहा है उसको कम करा सकता है या ख़त्म करा सकता है। और उन्होंने एक क्लियर पिक्चर दिया कि एक मासूम अब खुद को मासूम शिकार बताया, लेकिन ये गलत है कि आप जो है ये कह रहे हैं कि एक मासूम मासूम के खिलाफ बहुत ही आक्रामक तरीके से उसको पीड़ा देना या मासूम का शिकार करना आक्रामक तरीके से, उसके विरुद्ध ये बोल रहे हैं। यानी कि जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं वो खुद के देश को मासूम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि रसिया जो है बहुत आक्रामक तरीके से इस पर अपना वक्तव्य बहुत आक्रामक तरीके से इस पर अपना कार्य कर रहा है। तो ये जो तरीका है यूक्रेन का बताने का कि यूक्रेन इस तरीके से कर रहा है, ऐसा है वैसा है, अगर यूक्रेन चाहता तो युद्ध बंद हो सकता था, लेकिन अभी तक यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया। यूक्रेन क्या काम कर रहा है कि कहीं न कहीं पश्चिमी देश और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहे हैं मिलिट्री के रूप में, और उनके द्वारा ही प्रदान किए गए मिलिट्री जो इक्विपमेंट है उन्हीं के दम पर वो रसिया के खिलाफ रसिया के अगेंस्ट जाकर के वार कर रहा है। और दूसरी तरफ वो चिल्लाता है कि हमको बचाइए, सारा विश्व साथ आइए, लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, संप्रभुता की रक्षा कीजिए, तमाम बातें वो करता है। लेकिन ऐसा क्यों? अगर आपको पश्चिमी देश इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते, इतना ज़्यादा महत्व देते, तो क्यों अभी तक आपको नाटो में शामिल नहीं किया गया? अभी कल ही हमने बताया कि वो जो है स्वीडन को और फिनलैंड को नाटो में शामिल करके विस्तार किया गया, लेकिन अभी तक आपको नाटो में शामिल नहीं किया गया। तो इस पर भी आपको कंसिडर करना चाहिए था। तो विश्वगुरु की जो इमेज तमाम देशों के द्वारा बताई जाती है विश्वगुरु को लेकर के कि भारत एक विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु बन सकता है, मीडिएटर बन सकता है, ये अपील करता है ग्लोबल पीस को लेकर के। और वैसे भी जो इंडिया की डेलीगेसी है, जो इंडिया का रेगुलेटरी सिस्टम्स है, वो जो है जहाँ भी जाता है तो टेररिज्म की आलोचना करता है, ग्लोबल पीस की बात करता है, शांति की बात करता है, एक शांति दूत के रूप में अपना रोल क्लियरिफाई करता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हर देश यही चाहता है कि भारत उसमें मीडिएटर के तौर पर वर्क करे। लेकिन ये राइटर कह रहे हैं कि भारत जो है, अगर विश्वगुरु की जो इमेज तमाम देशों के द्वारा उभर करके आई है, विश्वगुरु को लेकर के जो बातें भारत के विषय में कही जाती हैं, अगर इंडिया ने यूक्रेन का स्ट्रांग तरीके से मोरल पोजीशन पे इनकार कर दिया, मतलब एक जो कड़ा विरोध होता है, अभी तक भारत ने यूक्रेन युद्ध में रसिया का कड़ा विरोध कहीं भी नहीं किया। तो अगर भारत आगे चल कर के ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है कि यूक्रेन की संप्रभुता पर जो रसिया का वायलेंस है उसको लेकर के वो स्ट्रांग तरीके से जो है विरोध करता है, तो ये जो विश्व गुरु की इमेज है बनने को लेकर के, ये भारत की जो इच्छा है, भारत का जो महत्वाकांक्षा है वो अधूरी रह जाएगी। अपने देश को एक ग्लोबल टीचर के रूप में प्रेजेंट करने की ये जो इच्छा है वो कहीं न कहीं धरी की धरी रह जाएगी। और स्ट्रांग तरीके से क्यों नहीं विरोध कर रहा है, अभी आगे हम उसको क्लियरिफाई करते हैं। यहाँ पर जो बात कही गई है सॉफ्ट पोजीशंस को लेकर के, और यहाँ पर जो और बातें की जाती हैं उन पे इन्फ्लुएंस करने की, कि राष्ट्रीयता का जो विचार है वो सदैव भारतीय राज्यों को लेकर के इन्फ्लुएंस रहता है, उस पर प्रभाव डालता है, और उसमें उन राज्यों में जो है समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में उनको जो है आगे लेकर के बढ़ने में सहयोग करता है। इस हिसाब से उनको जो कहा गया कि ऐसी ये जो है विश्वगुरु की इमेज अधूरी रह सकती है। फिर आगे कह रहे हैं कि जो यूक्रेन के विदेश मंत्री थे मिस्टर जापोरवा, उनके द्वारा जो है क्या कहा गया कि उनके द्वारा ये फ्रेज दिया गया विश्वगुरु को कि ये कोई एक्सीडेंटल वर्क नहीं था, यानी कि भारत को विश्वगुरु का उपाधि देना ये कोई एक्सीडेंटल नहीं था, ये मोदी गवर्नमेंट की राष्ट्रीय विदेश पॉलिसी का हिस्सा था, डिस्कोर्स था। एक उस पर जो है क्या कहते हैं कि जो बहस होती है, जो कंडेम होता है, जो बातचीत होती है, वो भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा है। ये इस तरीके से इनको, क्योंकि भारत जहाँ भी अपनी विदेश नीति की बात करता है, इंडियन गवर्नमेंट, वो विश्वगुरु के रूप में
या उसी की तरफ इंडिकेट करता है। तो जो कंटेंट, जो साइलेंस है, यानी कि जो एक रणनीति के तहत जो एक इस युद्ध पर कंटेम्प्रोरी रूप से जो चुप्पी साधी गई है विश्व गुरु की, यानी कि इंडिया के द्वारा, वो भारत की जो राजनीतिक विचार हैं और जो देश की सांस्कृतिक अवस्था है, नागरिक जो वैल्यूज़ हैं, उनको कहीं न कहीं ऐतिहासिक रूप से वो खींच रहा है। ऐतिहासिक रूप से कहीं न कहीं उनका जो है दावा करता है। क्योंकि भारत, इसमें ऐतिहासिकता को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि भारत ने कभी भी किसी भी देश के ऊपर सबसे पहले कभी भी कहीं अटैक नहीं किया, और ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था थी, भारत की जो पॉलिटिकल है, हिस्ट्रिकल है, वो सब इस बात को लेकर के कहीं न कहीं इंगित करती है। तो जो सॉफ्ट पावर का नेचर है विदेश पॉलिसी में, वो डिबेट्स के रूप में आ रहा है कि सॉफ्ट पावर कैसे है, कैसे नहीं, और एक साथ सॉफ्ट पावर का पूरे देश में जो है देशव्यापी तरीके से सॉफ्ट पावर को लागू करना, या सॉफ्ट पावर की जो महत्वाकांक्षा है उसकी जो स्वीकार तो किया गया, लेकिन अभी जो पॉलिसी पर उसका इम्पैक्ट पड़ा वो अभी नैरो रूप में है। यानी कहने का मतलब ये है कि सॉफ्ट पावर तो आप बार बार कहते हो सॉफ्ट पावर के रूप में, सॉफ्ट पावर के रूप में, लेकिन जो आपके सॉफ्ट पावर का तरीका है, ठीक है, आपने अपने स्टेट के अंदर लागू कर दिया, उनका इकोनॉमिकल सोशियोकल बैकग्राउंड जो है वहाँ पर तो आपकी पॉलिसी समझ में आ रही है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है, एक फॉरेन पॉलिसी है, आप हर जगह पर वही एक ही साथ सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हो, उसका इम्प्लीकेशन अभी तक तो क्लियर ही हुआ नहीं, कुछ निकल करके आया नहीं उतना ज़्यादा मच रूप में। अभी उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत नैरो रूप, मतलब संकुचित रूप में है। और ये बात को समझनी चाहिए कि जो जो मतलब कि नॉन मटेरियल पावर्स हैं, यानी कि जो मिलिट्री पावर हैं, जो मटेरियल रिसोर्सेस हैं, जो हार्ड पावर के रूप में हैं, वो जो है कहीं न कहीं इसके साथ इंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं उसका जो दायरा है हार्ड पावर को लेकर के, इसके साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे, और उसका जो इम्पैक्ट है, उनकी कमी, एब्सेंस के रूप में, एब्सेंस हो रहा है हार्ड पावर के रूप में। यानी कि इंडिया के पास जो हार्ड पावर तरीके से जो अपोज करना चाहिए था, उसका तो पहली चीज़ का एब्सेंस है, और मोरल तरीके से ये अपना अपोज कर रहा है। तो सॉफ्ट पावर और मटेरियल रिसोर्सेस, हार्ड पावर, मिलिट्री फोर्सेस, इकोनॉमिकल फोर्सेस, ये दोनों आपस में कहीं भी इंगेजमेंट नहीं करते, कहीं भी जो है वो नहीं मैच करते हैं। अब आगे यही बात जो है राष्ट्रीय सेवक संघ के अध्यक्ष भी कर रहे हैं कि लैक ऑफ हार्ड पावर की भारत के पास जो है वो बहुत कमी है, और इस कमी को मोहन भागवत जो चीफ हैं राष्ट्रीय सेवक संघ के, उन्होंने इसको स्वीकार किया कि इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है उसका जो डिस्पेंसेंस है, यानी कि जो हार्ड पावर होता है, अभी वो इंडिया के पास है नहीं। अभी उन्होंने ये कहा कि भारत जो है अगर एडिक्विटली पावरफुल होता, यानी कि पर्याप्त रूप से उसके पास शक्ति होती, तो अभी तक वो यूक्रेन युद्ध को रोक दिया होता। उन्होंने ये भी कहा कि जो रसिया का अटैक यूक्रेन में हुआ है, इसका तो विरोध वो कर रहे हैं कि ये गलत हुआ, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है इस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि रसिया जो है वो पावरफुल कंट्री है और सबको डरा रहा है, धमका रहा है, थ्रेट कर रहा है, खतरा पैदा कर रहा है। तो ये जो मोहन भागवत जी का वक्तव्य था, ये कहीं न कहीं ग्लोबल जो पावर्स है
जो खुद को ग्लोबल पावर के रूप में कहने की बात होती है, या ग्लोबल पावर के रूप में यहाँ पर चाइना और अमेरिका को भी अगर देखा जाए तो वो भी ग्लोबल पावर के रूप में बार बार कहते हैं, तो उनका ये कहीं न कहीं कॉन्ट्रास्ट के रूप में आया, विरोध के साथ वो कर रहे हैं। और मिस्टर जो भागवत हैं उन्होंने तर्क दिया कि यदि इंडिया के पास मटेरियल पावर होता, अभी जो ऊपर मटेरियल पावर के विषय में हमने बताया हार्ड पावर, वही यहाँ पर व्याख्या की गई। अगर भारत के हाथ में मटेरियल यानी कि मिलिट्री इकोनॉमी पावर होती तो ये जो घटना घटी है यूक्रेन वार की, ये शायद पूरे विश्व में कभी दोबारा ना आती और ऐसा घटना ना घटती। लेकिन जो व्यापक तर्क है कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन की अवस्था है वो ग्लोबल पीस और उसके स्थायित्व को लेकर के खड़ी रहती है। जो पावर है इंडिया की, विशाल जो यहाँ की नागरिक पावर है और तमाम जो नैतिक पावर है, वो ग्लोबल पीस और उसके स्टेबिलिटी के लिए खड़ी रहती है। अब ये न्यू दिल्ली को कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली ने जब एक्सप्रेस जो अपना वक्तव्य है वो यूएन जो रिजोल्यूशंस है, यूक्रेन वार है जो, वहाँ पर अपने वक्तव्य को कई बार ये जो है डिसअप्रूव कर चुके हैं, एवॉइड कर चुके हैं क्लियर पोजीशन देने में। यूएन की कई सारी जो टिप्पणियाँ आती हैं, यूएन बार बार कहता है कि इंडिया अपना कोई वक्तव्य दे, क्लियरिफिकेशन से करे, तो उस बात को लेकर के अभी तक इंडिया ने कोई क्लियरिफाई तो किया नहीं, उसको एवॉइड अलग से कर देते हैं, डिसअप्रूव अलग कर देते हैं, किस तरीके का हम अभी तक कोई वक्तव्य नहीं देंगे। यानी कि रसिया के सामने, यानी कि अमेरिका और यूएन जो है वो चाहता है कि इंडिया जो है रसिया के खिलाफ जाए, एक एलिजिएशंस बनाए, एक गुट बनाए, हम लोगों के साथ आ जाए, लेकिन अभी तक इंडिया ने ऐसा कोई भी क्लियरिफाई नहीं किया है। और यह समझने योग्य हो सकता है कि अक्सर जो है इंडिया जो कोई भी देखिए विवादास्पद मुद्दे होते हैं या संघर्ष होता है, वैश्विक संघर्ष होता है, उसमें जो इंडिया की स्थिति होती है वो गोल मटोल होती है। गोल मटोल कहने का मतलब है कि वो अपनी स्थिति एक ही बात पर लेकर के टिका रहता है कि आप लोग शांति बनाएं, नैतिक नियमों का पालन करें और शांति से रहें। इसके अलावा वो न तो उस ग्रुप के साथ रहता है न तो इस ग्रुप के साथ रहता है। जो गुट निरपेक्षता की नीति रहती है वो भारत लेकर के चलता है। ट्रेडिशनल जो गठबंधन के रूप में ट्रेडिशनल जो तरीका था इंडिया का, वो अपना कायम करता रहता है और किसी भी गुट के समर्थन में खुल करके नहीं आता। तो जो सामने का दोनों गुट होते हैं वो आपस में ही परेशान हो जाते हैं कि इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया एक बार रसिया की तरफ से बोलेगा, जहाँ कोई बात आएगी रसिया का सपोर्ट करेगा, एक बार नाटो और यूनाइटेड नेशन की तरफ से बोलेगा। तो दोनों के बीच में तालमेल की स्थिति रहती है, यानी कि अस्पष्ट तरीका रहता है। लेकिन जो भारत, यहाँ पर कई सारे आलोचक हैं, वो इंडिया के ये जो ट्रेडिशनल तरीका है, अस्पष्ट तरीका है भारत को क्लियरिफाई करने का, वो उसकी आलोचना करते हैं और तर्क देते हैं कि एक तरफ की जो भारत की महत्वाकांक्षा है वो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने को लेकर के है। भारत चाहता है कि हम परमानेंट मेंबर बन जाए यूएनएससी के। और दूसरी तरफ जहाँ कोई इस तरीके का मूड होता है, यानी विवादास्पद मुद्दा होता है, वैश्विक कन्फ्लिक्ट होता है, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट होता है, वहाँ पर भारत जो है कुछ भी नहीं बोलता। भारत एक तरीके से तटस्थ नीति अपना लेता है, या जो कुछ बोलता है वो अस्पष्ट रूप से बोलता है और कोई भी ये उसकी जो वक्तव्य आते हैं निकल करके कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता कि इंडिया ने क्या किया है इस रेजोल्यूशन पर, इसके समाधान को लेकर के इंडिया ने क्या किया है। तो ये जो है ग्लोबल के रूप में जो जहाँ ये कमिटमेंट करता है भारत यूएनएससी के रूप में, वही बात कर रहे हैं कि ग्लोबल वाइस के रूप में जब ये बोलता है कि क्षेत्रीय आक्रामकता को लेकर के और उसके अधिकार को लेकर के, ये इंडिया तो बोलता रहता है लेकिन इस मैटर पर ये चुप्पी साधे हुए हैं। और यही क्षेत्रीय आक्रामकता और राइट वायलेशंस जो है, उनके अधिकारों का उल्लंघन, ये यूक्रेन में रसिया के द्वारा फैलाया गया है। और डेमोक्रेसी के जो बनने के लक्ष्य होते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी जो स्तंभ है वो एक तरीके से मोरल के रूप में इनकी पहचान की जा रही है, विश्वगुरु के रूप में जो उनकी पहचान की जा रही है वो इन्हीं सब के रूप में की जा रही है। लेकिन ये नैतिकता, मोरलता, इन सब की जो पहचान है वो किसी भी ताकतवर देश के साथ
या जो ताकतवर देश होते हैं उनकी जो सर्वोच्चता होती है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो कहीं भी नैतिक के रूप में नहीं ठहरता, फिर नैतिकता चली जाती है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया और रसिया को लेकर के। अब क्योंकि न्यू दिल्ली का जो ये तरीका है, स्टैंड है, पोजीशंस है, अस्पष्ट रूप से यूक्रेन युद्ध में अंडरलाइन करने का, ठीक है आप ट्रेडिशनल तरीके से डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, कहने का मतलब है कि अपने ही वक्तव्य को अस्पष्ट रूप से बोलने के बाद इंडिया खुद भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है और रसिया की मिलिट्री और वहाँ का जो जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, वो इंडिया के मिलिट्री परफॉर्मेंस में देखा जा रहा है, इंडिया की मिलिट्री तत्परता के रूप में देख रहा है। रसिया ये चाहता है कि इंडिया की जो मिलिट्री है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, मिलिट्री पावर्स हैं, वो खुल करके इंडिया मेरा सपोर्ट करे। लेकिन इंडिया ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं किया है और न ही करेगा, और न ही इंडिया उतना स्ट्रांग है, क्योंकि अगर इंडिया इतना स्ट्रांग होता मिलिट्री पावर्स में तो अपने मुद्दे खुद वो सुलझा लेता। लेकिन जो मिलिट्राइजेशन को लेकर के जो आती है, अभी वो इंडिया का जो पॉलिटिकल एलिट होता है, यानी कि राजनीतिक अभिजात वर्ग होता है, वो जो है इसको अभी जस्टिफाइज भी नहीं किया है मिलिट्री एक्शंस को लेकर के या मिलिट्री की बात को लेकर के। भारतीय राजनीतिक वर्गों में कोई रुचि नहीं है, यानी कि भारतीय जो राजनीतिक वर्ग है, एलिट वर्ग है, उसकी तरफ से यूक्रेन युद्ध में रसिया की तरफ से भारतीय मिलिट्री के यूज को लेकर के कभी ऐसी बातें नहीं की गई हैं कि भारत खुल करके रसिया का सपोर्ट करेगा मिलिट्री के रूप में। ये जो मिलिट्री यूज करने का तरीका होता है या मिलिट्री का यूज है या मिलिट्री के यूज को जो लेकर के बातें कही जाती हैं, ये कुछ समय से चाइना के द्वारा जस्टिफाई की जाती हैं। और चाइना जो है निश्चित रूप से, अभी जो चाइना एम्बेसडर हैं फ्रांस में, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो पूर्व सोवियत संघ था उसका लीगल स्टेटस है, उसका वैधानिक स्थिति है, और पूर्व सोवियत संघ का जो दायरा था वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके अगर उस पर कोई अतिक्रमण करता है तो वो अपना फोर्स यूज कर सकता है। यानी कि चाइना के जो एम्बेसडर हैं फ्रांस में, वो रसिया के ही समर्थन में बात करके गए। और वो क्यों किए? क्योंकि जो यूक्रेन है ये पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था और यहाँ पर बहुत मात्रा में खनिज संसाधन थे। तो इसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन अलग हो गया। ऐसे ही ताइवान को लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब कि स्वार्थ आपस में जुड़ा हुआ है। चाइना ताइवान को लेकर के कहता है कि ताइवान के विरुद्ध अगर हम फोर्स की, देखिए बैकग्राउंड निर्मित कर रहा है। अभी आगे चल करके ताइवान हो गया या कोई भी कंट्री हो गई, आगे चलकर ये मुद्दा बहुत भयावह बनने वाला है। क्यों? क्योंकि ताइवान जो है चीन के अंदर में है और ताइवान डेमोक्रेटिक की बात करता है, चाइना उसके अगेंस्ट है। अब चाइना मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, रसिया का सपोर्ट खुल करके कर रहा है मिलिट्री इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, और सारे देश जो है वो अभी चुप्पी साधे बैठे हैं। हो हल्ला हो रही है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। ये पृष्ठभूमि बिल्डिंग की जा रही है चाइना की कि जब हम ताइवान में अपनी फोर्स उतारेंगे तो जिस तरीके से रसिया का हम खुले मंच पर सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से रसिया द्वारा हमको भी सपोर्ट चाहिएगा और वो रसिया करेगा। और किसी भी देश के द्वारा विरोध नहीं होना चाहिए। ताइवान में अगर हम अपनी फोर्स उतारते हैं तो
ये जो है अगर दो बड़ी पावर मिलेंगे तो तीसरी की कैसी हिम्मत है। तो ये एक तरीके से पृष्ठभूमि निर्मित हुई और इंडिया का जो है इस तरीके से कोई भी दृष्टिकोण या मोटिव अभी तक नहीं है। इंडिया का जो व्यू संप्रभुता के ऊपर है वो एक फिलॉसफी है, वेस्टफेलियन नोशन की फिलॉसफी है। वहाँ उसके द्वारा जो सार्वभौमिक स्वीकार्यता है उस पर स्वीकार की जाती है कि सारे देश संप्रभु हैं, उनकी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, ये उस फिलॉसफी पे चलते हैं। और जो चाइना की फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, शक्ति ही सही है, माइट इज़ राइट, उस पे चलते हैं, जो साम्यवादी चाइना राजनीतिक पार्टी है। और जो लोकतंत्र होता है वो वैश्विक रूप से जो लोकतंत्र आनंद ले रहा है, वैश्विक वैधानिकता का जो वैधानिक तरीका होता है, वैश्विक रूप में लोकतंत्र एंजॉय कर रहा है और उसकी वैधानिकता बदल जाती है। और कब बदलती है? जब कोई रूलर्स फोर्स का यूज करता है अगेंस्ट पॉपुलेशंस के, वायलेंस करता है, तो उसकी लोकतंत्र की जो वैधानिकता होती है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है और लोकतंत्र का जो नेचर होता है, जो स्वरूप होता है, वही बदल जाता है। यूक्रेन में इस समय रसिया के द्वारा और उसके पड़ोसियों के द्वारा, यानी कि यूक्रेन के जो पड़ोसी हैं, जो यूक्रेन है उसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, वहाँ पर रसिया के द्वारा ठीक ही ऐसी स्थिति की गई है। यानी कि एक लोकतंत्र देश है और रसिया आक्रमण कर रहा है, चाइना उसका सपोर्ट कर रहा है। और जो मोदी जेलेंस्की हैं, इनके बीच जो इंटरेक्शंस हुआ है, यानी कि जो बातचीत अभी तक की गई है, वो हाईलाइट किया गया है कि भारत की जो सिंपैथी है वो जो युद्ध में शिकार हुए हैं, जो युद्ध में मारे गए हैं, जो पीड़ित हैं, उनके खिलाफ है और जो युद्ध में टारगेट किए जा रहे हैं उनके समर्थन में है। भारत की सहानुभूति जो है युद्ध पीड़ितों के साथ है, युद्ध पीड़ितों को लेकर के भारत नैतिक तरीके से अपनी सिंपैथी प्रकट करता है। फिर भी यूक्रेन जो है, यूक्रेन युद्ध में, यानी कि इस तरीके से यूक्रेन के साथ खड़े होना, बार बार उसको जो है अपना वक्तव्य एक ही पॉइंट पे देना कि यूक्रेन के साथ भारत हर समय खड़ा है, उसके पीड़ितों के साथ सहानुभूति कर रहा है, रसिया से बात कर रहा है युद्ध को रोकने के लिए, ये इतना पर्याप्त नहीं है। भारत और रसिया क्यों ये अंडरमाइन करने के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि इंडिया की जो हिस्टोरिकल टाइज है रसिया के साथ वो पूरा का पूरा बेस्ड है किस पर? न्यू दिल्ली मिलिट्री डिफेंस पर। यानी कि न्यू दिल्ली की जो भारत की जो सैन्य निर्भरता है वो मॉस्को के ऊपर डिपेंडेंट उसी तरीके से है जिस तरीके से भारत का रणनीतिक जो स्वायत्तता का सिद्धांत था औपनिवेशिक विचार के विरुद्ध। यानी कि भारत ने जिस तरीके से औपनिवेशिक विचारों के विरुद्ध रणनीतिक सिद्धांत बनाया था, उसका खुल करके विरोध किया था, पूरे विश्वव्यापी तरीके से उसके विरोध के लिए आह्वान किया था। ठीक उसी तरीके से न्यू दिल्ली की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो डिपेंड करती है मॉस्को के ऊपर। तो इस तरीके से इतने जल्दी या इतने तरीके से वीक नहीं किया जा सकता, उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। और जो मिलिट्री जो न्यू दिल्ली के द्वारा जो बार बार यूक्रेन में जो चल रहा है उसके द्वारा जो कहा गया है, मीडिएटर के रूप में जो कहा जाता है कि भारत आए, निकल करके एक रोल लेकर के आए, शांति कराए रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, वो सब बातें तो ठीक हैं। भारत बार बार उसके अलायंस को कहता है, यानी कि जो नाटोज हैं उनसे कहता है कि शांति तरीके से बात किया जाए। न्यू दिल्ली की जो डिप्लोमेटिक स्पेस है, वो डिप्लोमेटिक तरीका है जो कहने का, वो बार बार कहता है। लेकिन इंडिया के जो करेंटली सिचुएशंस है वो अभी मात खा रही है, वहाँ पर लैक है, यानी कमी है मटेरियल रिसोर्सेज की। और वो मटेरियल रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक और मिलिट्री पोटेंशियल, यानी कि आर्थिक और सैन्यकरण की क्षमता। ये दोनों इंडिया में ग्लोबल
लेवल पर लैक हैं, और ये दोनों की भरपाई कौन कर रहा है? चाइना बेहतरीन ढंग से कर रहा है। चाइना जो है इसकी पूर्ति कर दे रहा है। और अभी जो चाइना के प्रधानमंत्री, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी जो प्राइमरी एम है कि रसिया के साथ हम जो है रसिया और चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से जो है उनके जो टाइज़ हैं, उनके जो संबंध हैं एक सीमेंट के रूप में आ रहे हैं, बहुत मजबूती से आ रहे हैं। मिस्टर जेलेंस्की ने अभी जो बातचीत करने का तरीका अपनाया था, उनको कहीं न कहीं हतोत्साहित कर रहे हैं मिस्टर जेलेंस्की के द्वारा। इस तरीके का जो वक्तव्य है चाइना के द्वारा दिया जाना, वो कंफर्टेबल नहीं है जेलेंस्की के लिए। और मिस्टर पुतिन ने क्या किया? पुतिन तो पहले से ही जो रसियन ग्लोबल स्टैंडिंग होता है, यानी कि जो रसिया की ग्लोबल स्टैंडिंग की बात लेकर के कही जाती है कि रसिया जो ग्लोबल पावर के रूप में जो उसकी स्थिति थी, और उस स्थिति को जिस किसी ने भी नुकसान पहुंचाया था, पहले ही वो ऑलरेडी उसको इमेंस कर चुका है, यानी कि उसको कम कर चुका है, उसको डैमेज कर चुका है। और ये जो है अधिकांश डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए भी खतरा था। तो कहने का मतलब ये था कि जो मोदी गवर्नमेंट है उसको अपने इस मुद्दे पर निश्चित रूप से इंश्योर करना चाहिए कि रसिया से जो तेल का आयात हो रहा है और रसिया से जो संबंध हैं न्यू दिल्ली के साथ, और यूक्रेन युद्ध में जो न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया रसिया के खिलाफ जो नॉर्मल तरीके से कुछ बोलता है, वो मॉस्को के खिलाफ जाने के लिए नहीं बोलता या मॉस्को के खिलाफ नहीं है। इस दृष्टिकोण को भारत को सबके सामने खुल करके कहना चाहिए कि अगर हम रसिया के खिलाफ जो बोल रहे हैं वो केवल और केवल युद्ध को ख़त्म करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि मानवता बची रहे, शांति स्थापित हो सके, ग्लोबल पीस आर्डर लेकर के आए। लेकिन हम रसिया के खिलाफ नहीं हैं या मॉस्को के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। ऐसा कि हम रसिया के खिलाफ हैं, ये जो विश्व के लोग सोचते हैं, यानी कि नाटो, यूएस, तमाम उसके एलाइज, ये इस तरीके से सोचना उनका जो है गलत है। और जबकि अभी जो इंडियाज़ और भारत और रसिया के जो टाइज़ हैं वो अभी करेंटली अगर उनकी सिचुएशंस देखा जाए तो कुछ डाउन हुए हैं, कुछ डाउनवर्ड आ रहे हैं। लेकिन न्यू दिल्ली को इस स्थिति से निकलने के लिए, यानी कि चाइना और रसिया उभर करके एक साथ मिल करके आ रहे हैं। चाइना की जितनी रिक्वायरमेंट है वो रसिया कंप्लीट कर रहा है, और रसिया की जितनी रिक्वायरमेंट है वो खुल करके चाइना कंप्लीट कर रहा है, और दोनों एक दूसरे के सहयोगी रूप में हैं। और उन दोनों के द्वारा युद्धाभ्यास वगैरह वगैरह जो कुछ भी डिस्कोर्स किया जाता है, न्यू दिल्ली के लिए उतना ही स्ट्रगल है, न्यू दिल्ली के लिए उतना ही डिटरेंट के रूप में है। ये जो यूक्रेन वार है, इसने न्यू दिल्ली को कुछ स्पेस दिया है कि वहाँ पर जो मध्यस्थता के रूप में वर्क करें, कुछ स्पेस इसने दिया है रणनीतिक रूप से पैंतरेबाजी करने का, लेकिन उतना जो है इफ़िशिएंट नहीं है। और उस स्ट्रगल से निकलने के लिए, यानी कि चाइना और रसिया के मध्य जो सीमेंटेड टाइज हैं, यानी कि जो मजबूत दृढ़ स्तंभ है,
उस स्तंभ से इनको निकलने के लिए बहुत कन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा और इतनी जल्दी अभी नहीं हो पाएगा। तो भारत को जो अपनी स्थिति है उसको जो है अपनी कन्फर्मेशन करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा आर्टिकल था और इस आर्टिकल में केवल और केवल इतना बात जो हमने इतना लंबा चौड़ा आपको समझाया वो यही है कि चाइना और रसिया दोनों एक आपस में कम्बैक्ट हैं, आपस में मिल रहे हैं। चाइना हर जगह अपना मुद्दा जो है ग्लोबल पीस के रूप में, जो ग्लोबल मूड होता है, जो जहाँ भी ग्लोबल विवादास्पद मुद्दे हैं, हॉट स्पॉट मुद्दे हैं, वहाँ चाइना खुल करके उभर रहा है, चाइना खुल करके आ रहा है। और इंडिया और रसिया जो कि पारंपरिक रूप से एक संधि के रूप में बंधे हुए देश हैं, पुराना मित्र है, वो स्पष्ट रूप से नहीं कर पा रहे हैं। और ये दोनों देश यानी कि चाइना और रसिया जितने ज़्यादा आपस में सोलिडेरिटी होंगे, एकजुट होंगे, उतना ही ज़्यादा इंडिया के लिए चिंतनीय होगा, इंडिया के लिए उतना ज़्यादा ही होगा। और रसिया जो है रसिया के लिए मजबूरी भी है। क्यों? क्योंकि इंडिया मिलिट्री पावर दे नहीं सकता नाटो और अमेरिका के खिलाफ, और चाइना उसकी जगह पूरा कंप्लीट करेगा। और रसिया के खिलाफ अमेरिका और नाटो है, तो इन रसिया को साथ चाहिए मिलिट्री और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, और वो उसकी कंपनी जो है चाइना पूरे तरीके से फुलफ़िल करता है। तो इंडिया चाइना को क्यों ले, या रसिया जो है इंडिया को क्यों ले? तो इसीलिए जो है रसिया का अलग इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, इंडिया का अलग इम्पोर्टेंस है रसिया के लिए। लेकिन चाइना और रसिया अगर आपस में मिल रहे हैं तो चाइना तो ऑलरेडी इंडिया से पहले ही इनमी रखा है। तो इस तरीके से ये इस स्थिति पर बहुत क्लोजर तरीके से नज़र रखनी होगी। बहुत ये स्थिति इंडिया के लिए एक क्रिएट तैयार करेगी, एक तरीके से डिटरेंस तैयार करेगी। उस पर इंडिया को अपना विचार लेकर के चलना होगा, खुल करके करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा लॉन्ग आर्टिकल था और इसमें जो है बहुत सारे टॉपिक्स आपको निकल करके आई। ये देखिए, राज्यपाल को लेकर के वही बातें कही कि राज्यपाल अपने शक्ति का प्रयोग कैसे करे फ्लोरिंग के लिए, ये उतना इम्पोर्टेंस हमारे लिए नहीं है। ये सब स्टेट की जो खबरें होती हैं उतना इम्पोर्टेंस नहीं होती। अब ये देखिए यहाँ पर क्या बात निकल करके सामने आ रही है। एक है डिसेंट इनटू चाओस। अभी क्या हुआ कि हाल ही में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनको जो है बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर जो है वहाँ पर दंगे फसाद शुरू हो गए, उनको छोड़ा गया और ये सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया उनको तत्काल रूप से मुक्त करने का। तो वही यहाँ पर आथर कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान जब आए थे, पहली चीज़ की सेना ने उनको बहुत ही